हेलो एवरीवन। देखिए अभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने को है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कंसेप्ट आपको पूछे जाएंगे और वो भी आपका सेक्शन सी वाले जो क्वेश्चन है उनको ही मैं अभी फिलहाल आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो सेक्शन सी जितने भी यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग से है या बीएससी कर रहे हैं उनके सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में है। इसमें दो पार्ट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट रिज एंड वेरिएबल कोफिशिएंट में होमोजेनियस पार्ट है। तो आप पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट तैयार करिए, इसके बाद आपको होमोजेनियस फॉर्म वाले हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी सिखाया जाएगा। और वैसे आपको पहले से भी आप पढ़ चुके हैं, और अभी रिसेंट के अंदर जो एग्जाम डेट है जस्ट टू कम बीटीयू वालों के अभी एग्जाम होने को है। तो ये जो हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई यूनिवर्सिटी थर्ड ऑर्डर थर्ड सेम में, कोई फोर्थ में, कोई फिफ्थ में, कोई फर्स्ट सेकंड में, कहीं पे भी पढ़ा सकती है। तो बीटी वालों के फर्स्ट सेम के अंदर ये सेक्शन सी के लिए आप मान के चलिए ये क्वेश्चन सेक्शन सी का है। अब आपको बताया गया है कि जब भी साइन और कॉस के साथ में एक्स टू द पावर एन की कोई भी टर्म होगी, एक्स टू द पावर एन विद कॉस ऑफ एक्स आपका राइट हैंड साइड होगा, या एक्स टू द पावर एन के लिए साइन एक्स होगा, तो आपको आयलर फॉर्मूला काम में लेना है। अब आयलर फॉर्मूला क्या रहता है कि e की पावर आयोटा थीटा या ए आयोटा थीटा आप मान सकते हो इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ ए थीटा। ये आयलर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे ए आयोटा थीटा है, सॉरी यहाँ पे आयोटा मैंने बाद में लिख दिया। तो यहाँ पे cos x आता है, तब आपको इसको बदलना होता है। दैट मीन्स cos x कौन सा पार्ट रहता है, रियल पार्ट, और ये रहता है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो ये रियल पार्ट के लिए आप सॉल्व करेंगे, जब cos x आएगा तो उसकी जगह e की पावर ए आयोटा थीटा में चेंज कर लेंगे। और जब एक्सपोनेंट्स के साथ में कोई फंक्शन रहता है तब अपन जानते हैं, मान लीजिए आपका q ऑफ x के अंदर एक्सपोनेंट्स ई ए एक्स के साथ में कोई भी फंक्शन रहती है, तो अपन क्या करते हैं, d की जगह d प्लस ए से उसको रेड्यूस कर देते हैं और फिर bx का जो मेथड होता है उससे उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये थोड़े बेसिक सिंगल टर्म के जो मेथड दिए हुए हैं हमारे चैनल पे, उनको पढ़िए। उसमें आपको दिया हुआ है कि e की पावर ax के साथ में एनी फंक्शन आने पर मेथड क्या लगता है और कहां से शुरू होता है। तो इसी रीजन से इसको ध्यान में रखते हुए अपन जब cos और sin के साथ कोई x टू द पावर n का टर्म आएगा तो आयलर फॉर्मूला काम में लेंगे। फॉर sin x अपन इमेजिनरी पार्ट काम में लेते हैं और cos x के लिए रियल पार्ट। अब कैसे इसका सॉल्यूशन चलेगा, थोड़े लेंथी हो सकते हैं मे बी, तो ध्यान रहे पीआई के समय आप विशेष ध्यान रखना है। पहले अपन CF से शुरू करेंगे, तो CF के लिए तो आपको इसकी ए बना के कर सकते हैं। ए के लिए d को m में रिप्लेस करना है, दैट मीन्स m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब CF फाइंड करते हैं तो राइट हैंड साइड को 0 रखा जाता है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो वैसे ये बाई क्वाड्रेटिक है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बदली जा सकती है। दैट इंप्लाइज m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 0, देन m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा के दो पेयर आपको मिलते हैं, फोर्थ ऑर्डर की है, तो 0 प्लस माइनस आयोटा के दो पेयर आपको रिपीट रूट मिलते हैं, इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट रूट हो गए हैं इस इक्वेशन के बराबर। अब अपन इसका CF लिखेंगे, तो इमेजिनरी और कॉन्जुगेट के लिए जो CF का मॉड्यूल रहता है वो रिपीटिंग रूट रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए CF का वैल्यू आप इस तरह से लिखते हैं कि e की पावर, यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, अल्फा x, फिर यहाँ पे C1 प्लस x C2, और इसके मल्टीपल में यहाँ पे cos ऑफ बीटा x रहता है, एंड प्लस C3 प्लस x C4 साइन ऑफ बीटा x रहता है। ये CF का फॉर्मूला है। अब इसमें अपन वैल्यू डालते हैं, तो अल्फा वैल्यू इज 0 रिपीटिंग रूट के लिए, तो अल्फा का वैल्यू होगा तो 0x, फिर यहाँ पे C1 प्लस x C2 और मल्टीप्लाई में cos ऑफ बीटा x, तो बीटा वैल्यू आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो cos ऑफ x आ जाएगा प्लस C3 प्लस x C4 और साइन ऑफ x हो जाएगा। तो ये आपने
इसका CF प्राप्त कर लिया है, तो अपन यहाँ पे इसका CF लिख के रखते हैं, जिसकी अपने को लास्ट में जरूरत पड़ेगी। तो देखिए आपने CF प्राप्त कर लिया है इसका, e की पावर 0 मल्टीप्लाई x 1 हो जाएगा, तो यहां से लिख दीजिए कि C1 प्लस x C2 एंड cos ऑफ x प्लस C3 प्लस x C4 और इसका मल्टीपल sin x है। ये आपका CF से लेफ्ट इक्वेशन नंबर 1 है। अब अपन इसके PI की तरफ बढ़ेंगे। दो पार्ट रहते हैं सॉल्यूशन के, तो PI में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। तो देखिए PI के लिए 1 अपॉन f ऑफ d ऑफ q ऑफ x एंड वेयर q ऑफ x इज x टू द पावर n एंड cos x है, तो अपन इसको चेंज करते हुए लिखेंगे। इसके फैक्टर किए थे तो दैट मीन्स d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे x स्क्वायर और cos ऑफ x है, तो cos ऑफ x आयलर फॉर्मूले से यहाँ पे a वैल्यू कितना है आपका 1 है x का कोफिशिएंट, तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में e की पावर 1 इंटू आयोटा इंटू एक्स, दैट मीन्स 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर e की पावर आयोटा एक्स। अब अपन ने f ऑफ d के लिए e के साथ में कोई फंक्शन होता है, तो d को अपन d प्लस a में रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स d की जगह पे d प्लस आयोटा में रिप्लेस करना है, कांस्टेंट a वैल्यू 1 चल रहा है। तो यहां से PI की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो e की पावर आयोटा x है, यहाँ पे देखिए cos का फंक्शन था, तो अपना सॉल्यूशन में कौन सी टर्म लेंगे, फाइनल जब स्टेप आएगा तो रियल पार्ट वाला वैल्यू होगा, विदाउट आयोटा वही अपना PI होगा, बाकी इमेजिनरी पार्ट को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं e की पावर आयोटा x बाहर आ जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में जहां पे d आया हुआ है वहां पे आपने d प्लस आयोटा का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड अगेन होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अकेला रह गया, तो अकेला x टू द पावर n का फंक्शन हो तो बाइनोमियल अपन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी आपको लिख देना है भले छोटा सा रियल पार्ट, ताकि ध्यान रहेगी इसका लास्ट में जाके रियल पार्ट काम में लेना है। नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप लिखते रहिए e की पावर आयोटा x 1 अपॉन d प्लस आयोटा स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, देन d स्क्वायर प्लस 2d आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आयोटा स्क्वायर कितना रहता है, आपने पढ़ा था 11th क्लास में -1, तो ये -1 से +1 कट जाएगा, तो ये दो टर्म बचती है PI के लिए। इन दोनों को अपन काम में लेते हैं, तो PI इज इक्वल टू e रेज़ टू आयोटा x इंटू 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 2d आयोटा, यहाँ पे ये तो कट गया, और इसके ऊपर क्या चल रहा है स्क्वायर एंड x का स्क्वायर। अब इसको बाइनोमियल में बदलने के लिए 1 प्लस x टू द पावर n टाइप में बदलना पड़ेगा। तो आपको कुछ यहाँ से कॉमन लेके एक वैल्यू को 1 बनाना है, तो 2d आयोटा में कॉमन ले रहा हूं, तो e की पावर आयोटा x मल्टीप्लाई 1 अपॉन, सपोज आपने 2d और आयोटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बाहर ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर भी साथ में आएगा, ये टर्म्स आपके 1 बन जाएगी, और यहाँ पे आपके पास में एक d तो बाहर चला गया, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ से d अपॉन, और अपॉन में आ जाएगा 2 आयोटा। देखिए एक d से बाहर चला गया, एक d तो आपके पास से क्लियर। अब जो दूसरा d बचा वो यहाँ पे सेम बचेगा, और 2 आयोटा से अपन ने यहाँ पे कॉमन लिया है 2 आयोटा, तो यहाँ पे 2 आयोटा इसके डिनोमिनेटर में बचेगा, और इसके ऊपर स्क्वायर रहेगा और x स्क्वायर। e की पावर आयोटा x, इसके डिनोमिनेटर में 4 आयोटा स्क्वायर इंटू यहाँ पे बचा हुआ है d स्क्वायर, और इस टर्म को बाइनोमियल के अंदर मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस d अपॉन 2 आयोटा की पावर -2 4x स्क्वायर। इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लेंगे,
ध्यान रहे n का वैल्यू माइनस में है, तो जब n का वैल्यू माइनस होता है तो बाइनोमियल का एक्सपेंडिंग वैल्यू है उसको ध्यान रहे कि 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन इज गिवन बाय 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 रहता है। जब n पॉजिटिव रहता है तो n इंटू एन माइनस 1 रहेगा, बाकी ऐसे में 2 फैक्टोरियल एंड एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहाँ से इसको अपन एक्सपेंड कितना करेंगे ये भी देख लीजिए साथ साथ। ये n का वैल्यू -2 है, तो देखिए एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डी फोर डेरिवेटिव है, डी का मतलब है आपके लिए डी डी एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x रहेगा एंड डी टू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2 एंड डी थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 का 0, दैट मीन्स सिर्फ डी स्क्वायर तक इसको एक्सपेंड करना है। तो अपन इसको एक्सपेंड करते हैं e की पावर आयोटा x, और यहाँ पे कौन सा पार्ट चल रहा है अपने पास, रियल पार्ट, आरपी आप लिखते आइए इसमें, ठीक है, उसका कोई इश्यू नहीं है, लास्ट में आपको ध्यान रखना है। डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, दैट मीन्स 4d स्क्वायर यहाँ पे बचा है, दैट मीन्स 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा लास्ट में, आपको ध्यान रखना है। अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो 1 माइनस एन एक्स, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला 1 माइनस एन एक्स, तो n इज -2, देन 1 माइनस 2d डिवाइड बाय 2 आयोटा प्लस n इंटू, तो n का न्यूमेरिक वैल्यू लेना है, -2 नहीं लेना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आयोटा का स्क्वायर इज 4 आयोटा स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर। अब इसको और कंटिन्यू रखिए, e की पावर आयोटा x डिवाइड बाय माइनस का 4d स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को अंदर में मल्टीप्लाई भी कराता जा रहा हूं, तो ये 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आपके पास में एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस का डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में आयोटा पड़ा हुआ है, एंड प्लस 2 फैक्टोरियल से 2 कट गया, 2 and 1 3 और 3/4 एंड आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर को माइनस वैल्यू रख देंगे, तो माइनस का 3/4 एंड d2 ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब सेकंड डेरिवेटिव, और इसके आगे की टर्म आपके सभी टर्म क्या हो जाएगी, थर्ड डेरिवेटिव से बड़े टर्म है वो सब 0 हो जाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव तक वैल्यू आएगा। e की पावर आयोटा x, इसके डिनोमिनेटर में -4d स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव, तो माइनस का 2x अपॉन आयोटा एंड माइनस का 3/4 इंटू सेकेंड डेरिवेटिव इज 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इस पूरी टर्म का कौन सा पार्ट, रियल पार्ट इज अवर सॉल्यूशन। इस 2 से इस 4 को मैंने कट कर दिया, तो 3/2 हो गया। इसको मैं अगर रेशनलाइज कर दूं, तो आयोटा अपॉन आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सपोज, तो ये आयोटा स्क्वायर बन के -1 बनेगा, -1 से ये टर्म प्लस में आ जाएगी, दैट मीन्स पूरा आपको सिस्टमैटिक चलना है, आपके कहीं पे कोई इश्यू नहीं आएगा। e आयोटा x -4d स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर से -1 हो गया, तो प्लस का 2 आयोटा x और माइनस का 3/2 आपको मिल गया। अब e आयोटा x का वैल्यू रख दीजिए, तो बिकॉज आइलर फॉर्मूले से आपको पता होना चाहिए कि e आयोटा x इज cos x प्लस आयोटा साइन x बाय आइलर फॉर्मेशन, तो इसका वैल्यू रखते हैं, दैट मीन्स इसके अंदर से जो अब अपना रियल पार्ट होगा वही सॉल्यूशन का पार्ट होगा, तो cos x प्लस आयोटा साइन x मल्टीप्लाई में इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x एंड माइनस का 3/2 एंड रियल पार्ट, और इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी अपने पास बचा हुआ है माइनस का 1/d स्क्वायर, दैट मीन्स इसका इंटीग्रल होना अभी बाकी है अपने पास में, तो पहले इसका इंटीग्रल करना है, फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करना है।
देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। पी आई इज इक्वल टू -1/4 और यहाँ पे मैंने लिख दिया है cos x प्लस आयोटा साइन एक्स फर्स्ट इंटीग्रल। तो फर्स्ट इंटीग्रल इसका हो जाएगा x³/3। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये 1/d एक इंटीग्रल होना बाकी है x² का x³/3 और प्लस का 2 आयोटा x का x²/2 और -3/2 का 3/2x। इसका रियल पार्ट अपना सॉल्यूशन है। एक बार और इंटीग्रेशन कर दीजिए तो -1/4 cos x प्लस आयोटा साइन एक्स और इसका एक बार और इंटीग्रल होगा तो x4/4 × 3, ये 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस का यहाँ पे आयोटा इंटू x³/3 और माइनस का 3/2 एंड x का x²/2। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ से देखिए रियल पार्ट कहाँ कहाँ मिलेगा, तो अपन रियल पार्ट को अलग अलग करते हैं। पी आई इज -1/4। देखो cos x जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेगा दैट मीन्स रियल पार्ट रहेगा, बराबर। cos x इसको मल्टीप्लाई करेगा वो भी रियल पार्ट रहेगा। आयोटा साइन इसको मल्टीप्लाई करेगा इमेजिनरी, ये भी इसके साथ आएगा इमेजिनरी, लेकिन आयोटा इस आयोटा वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेगा तो रियल पार्ट बनेगा। तो देखिए अपने पास रियल पार्ट में कौन कौन से फॉर्मेशन हुए। cos x के मल्टीपल में एक ये टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड तो cos x के साथ में रहेगी, दैट मीन्स cos of x। तो फर्स्ट टर्म इज x4/12 एंड थर्ड टर्म इज -3x²/4। ये तो रहेंगे cos x के मल्टीपल। इसके साथ में ये वाली टर्म आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर -1 रियल हो जाएगा और x³/3 के साथ में साइन x रहेगा। ये अपना पी आई पूरा कंप्लीट अपने पास में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पी आई आ गया है और सी एफ अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। तो अब अपना कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा उसको अच्छे से लिख देते हैं। अब चाहो तो इनको अरेंज कर सकते हैं। तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी कि कंप्लीट सॉल्यूशन y इज CF प्लस PI, देन CF इज इक्वल टू C1 प्लस XC2 cos of x प्लस C3 प्लस XC4 sin of x एंड -1/4। यहाँ पे देखिए अपने को cos x के साथ में कौन से फर्स्ट और थर्ड मल्टीपल थे, दैट मीन्स x4/12 माइनस का 3/4x² और इसके मल्टीपल में तो अपने पास पड़ा हुआ है cos x और आयोटा साइन इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस का x³/3 एंड sin x। ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन था जो गिवन दी हुई थी हायर ऑर्डर की। तो इनके क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं और इनको बहुत पेशेंस के साथ आराम से सॉल्व करिए, आपके कभी कोई इश्यू नहीं होगा और आप अच्छे मार्क्स से 10 आउट ऑफ 10 लोगे, क्योंकि ये 10 मार्क्स में पूछे जाने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी फिलहाल यूट्यूब पे वही क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, जो चाहे इंजीनियरिंग से हो या बेस से कर रहे हैं। उन सबके लिए यूनिक आपके जिसके जिसके सिलेबस में ये है जो हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन उनका पोर्शन है। तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सीखने समझने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन करने में उनके लिए भी एग्जाम देना सुविधाजनक हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।